इस वीडियो में हम समझेंगे डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 12 जनपद्स एंड द महाजनपद्स। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जनपद्स एंड द महाजनपद्स 600 to 100 BCE। In the earlier chapter, we have studied about the Vedic civilization and the social and political life of the people। मतलब आप लोगों ने पिछले चैप्टर में वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा और लोगों के सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी पढ़ा होगा। द सोसाइटी एट दैट टाइम वाज एडवांस्ड, मतलब उस समय सोसाइटी एडवांस थी। टाउन्स, सिटीज एंड इवन किंगडम्स और जनपद्स had come up towards the later Vedic period। In this chapter, we shall study about the Janpads and the Mahajanpads that existed around 600 BCE in India। मतलब इस चैप्टर में हम जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया में 600 BCE में एग्जिस्ट करते थे। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। द स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड द ट्रेडिशनल लिटरेचर पुराण्स आर द सोर्सेस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। मतलब इस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बुद्धिज्म और जैनिज्म के स्क्रिप्चर से मिलती है और ट्रेडिशनल लिटरेचर यानी पुराण से मिलती है। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें। ए रीजन इनहेबिटेड बाय ए ट्राइब और जन वाज कॉल्ड जनपद, मतलब एक इलाका जहां ट्राइब रहते थे और उन्हें जन कहा जाता था, उस इलाके को जनपद कहते थे। लिटरली द वर्ड जनपद मीन्स द लैंड वेयर जन सेट इट्स फुट, यानी जनपद शब्द का यह मतलब है कि ऐसा लैंड जहां जन अपने पैर जमाए हों यानी रहते हों। गंधरा, मॉडर्न अफगानिस्तान, कुरु, पंचला एंड विदेहा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार वेयर सम ऑफ द जनपद्स। मतलब गंधरा जो कि अभी अफगानिस्तान है, कुरु, पंचला और विदेहा जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में था, ये उस समय के कुछ जनपद्स थे। In the beginning, people belonging to same tribe inhabited a janpad, but with the expansion of their territories through conquests, they come to be known as महाजनपद्स। मतलब शुरुआत में लोग सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे, एक ही जनजाति के लोग रहते थे और एक जनपद बनाते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनका टेरिटरीज एक्सपेंड होता गया, उनका साम्राज्य बढ़ता गया, वो महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। मगध, वत्सा, अवंती, कोसाला, मत्स्या, अंगा, काशी वेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपद्स। मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग महाजनपद्स थे। द मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एज इट कंकर्ड द टेरिटरीज ऑफ अदर महाजनपद्स। उस समय मगध सबसे पावरफुल महाजनपद था क्योंकि उसने दूसरे महाजनपद के टेरिटरीज को कंकर्ड किया था, उस पर जीत हासिल की थी। Matrimonial alliances with daughters of other rulers was also a step towards expanding power। दूसरे रूलर्स की बेटियों के साथ शादी करना ये भी अपने पावर को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का एक जरिया था, एक कदम था। All these महाजनपद्स later became parts of मगध empire। मतलब बाद में ये सारे महाजनपद मगध एम्पायर का एक पार्ट बन गए, उनसे जुड़ गए। There were few kingdoms where the rulers were chosen by the people of the kingdom। These kingdoms were known as गण संघास। मतलब ऐसे कुछ ही किंगडम्स थे जहां रूलर्स वहां के लोगों के द्वारा चुने जाते थे और ये किंगडम्स गण संघास के नाम से जाने जाते थे। The office of the ruler was not hereditary। मतलब जो रूलर का ऑफिस था, कार्यालय था, वो हेरिडिटरी नहीं था। हेरिडिटरी का मतलब होता है अनुवांशिक यानी बेटा का बेटा, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां रूलर लोगों के द्वारा चुना जाता था, यानी रूलर कोई भी बन सकता था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गण संघास वेयर लिच्छविस ऑफ वैशाली, शक्यास ऑफ कपिलवस्तु, वृजिस ऑफ मिथिला, मलास ऑफ पावा, कुशीनगर। ये कुछ इम्पोर्टेंट गण संघास थे। देयर वॉज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक, इट मेड लॉज, द राजा और किंग वॉज इट्स हेड। मतलब हर ऐसा किंगडम जहाँ के रूलर लोगों के द्वारा चुने जाते थे, जिसे रिपब्लिक कहते हैं, वहां एक असेंबली होता था जो कि नियम बनाता था, लॉज बनाता था, और किंग यानी राजा उसका हेड होता था। नाउ डू यू नो महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन द शक्या गणसंघा और रिपब्लिक। मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म शक्या गणसंघा में हुआ था। नाउ इम्पोर्टेंट रूलर्स, मतलब अब हम महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बिम्बिसरा 542 to 492 BCE। He was an intelligent and a far-sighted ruler।
मतलब वह एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक थे। नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड हिज एम्पायर बट ऑल्सो हैड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। न केवल उन्होंने अपने एम्पायर को फैलाया बल्कि उनके पास एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुशल प्रशासन भी था। ही नेवर टॉलरेटेड एनी इनएफिशिएंट ऑफिशियल। मतलब उन्होंने कभी अयोग्य अधिकारियों को सहन नहीं किया। ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन ग्रामीणी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द विलेजेस। मतलब गांवों के प्रशासन के लिए उन्होंने एक विलेज हेडमैन रखा था, ग्रामीणी। बिम्बिसरा's कैपिटल वाज राजगृह नियर पटना इन बिहार। मतलब बिम्बिसरा अपनी राजधानी राजगृह रखे थे जो कि पटना के पास बिहार में है। नाउ डू यू नो एन एम्पायर इज मच लार्जर देन ए किंगडम एंड नीड्स ए बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट इट। मतलब एक एम्पायर एक किंगडम से बहुत बड़ा होता है। किंगडम अगर एक स्टेट है तो समझ लीजिए कि एम्पायर एक कंट्री है और एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट रूलर इज अजातशत्रु 492 to 460 BCE। The second Magad king established his capital पाटलिपुत्र in village partly on the bank of river गंगा। मतलब मगध एम्पायर के दूसरे राजा अजातशत्रु अपना कैपिटल पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश किए थे। वो अपना कैपिटल गंगा नदी के किनारे पाटली गांव में एस्टेब्लिश किए थे। ही एनेक्स्ड कोसाला, काशी एंड वैशाली एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। मतलब उन्होंने कोसाला, काशी और वैशाली पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को बड़ा किया। ही बुल्ट ए फोर्ट्रेस टू कीप ए वॉच ओवर लक्षावी रूलर टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा। उन्होंने गंगा नदी के उत्तर में लक्षवी के राजा पर नजर रखने के लिए एक किले का निर्माण किया। अजातशत्रु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अजातशत्रु बौद्ध और जैन धर्म से गहराई से प्रभावित थे। नाउ डू यू नो अजातशत्रु यूज्ड 2 weapons, catapult and covered chariot successfully in his invasion। मतलब अजातशत्रु ने अपने आक्रमण में 2 हथियार, गुलेल और ढके हुए रथ का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। नेक्स्ट रूलर इज दर्शक 460 to 444 BCE। According to Purans, he became the king of Magad after the death of अजातशत्रु। मतलब पुराणों के अनुसार अजातशत्रु के मरने के बाद दर्शक मगध एम्पायर के किंग बने। 2 important dynasties, शिशुंगास एंड नंदास, रूल्ड द मगध आफ्टरवर्ड्स। मतलब बाद में मगध एम्पायर को 2 डायनेस्टी ने रूल किया, शिशुंगास डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। मगध अटेन्ड ए वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द नंदास। मतलब नंदा के समय में मगध एम्पायर एक प्रेस्टिजियस पोजीशन अटेन करता है। प्रेस्टिजियस पोजीशन का मतलब होता है गौरवपूर्ण पद। दे एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ मगध फर्दर। और आगे उन्होंने मगध एम्पायर को और भी बड़ा किया। द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज घनानंद। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BCE to 322 BCE। मतलब नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद थे। यहाँ पे आपके बुक में मिस प्रिंट हो गया है और वह 345 BCE से 322 BCE तक रूल किए थे। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप उसे आसानी से देख सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। मतलब राजा स्टेट के हेड थे, सर्वोच्च प्रधान थे। ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंजॉयड वास्ट पावर्स। मतलब उनके पास पावर्स होती थी और वो बहुत पावरफुल होते थे। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द आर्मी एंड लेड द वॉर्स। मतलब वो अपने सेना के हेड होते थे और युद्ध में अपने आर्मी को लीड करते थे। ही वॉज रिगार्डेड एज गॉड एमॉन्ग हिज पीपल। मतलब राजा को उनके लोग भगवान के रूप में मानते थे। देयर वेयर मैनी ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। मतलब अपने काम को करने के लिए उनकी सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारी रखे गए थे। द ऑफिशियल्स वेयर कॉल्ड महामत्राज। मतलब अधिकारियों को महामत्राज कहा जाता था। दे परफॉर्म्ड द फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रीज। वे लोग मिनिस्टर्स का काम करते थे, मंत्रियों का काम करते थे। द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स वेयर, मतलब ये दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। सेना नायक, चीफ ऑफ द आर्मी, संग्रहित्री, ट्रेसरर, पुरोहित, प्रीस्ट एंड ग्रामिनी, हेड ऑफ द विलेज। आयुक्तास परफॉर्म्ड द सिमिलर फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। मतलब आयुक्ता स्टेट लेवल पे काम करते थे। द सेलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स वाज मेड बाय द काउंसिल इन द रिपब्लिक्स।
द मिनिस्टर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब काउंसिल में अधिकारियों को सेलेक्ट किया जाता है और अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। द किंग हैड ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी comprising of infantry, cavalry, war elephants and chariots। मतलब राजा के पास पावरफुल और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी जिसमें शामिल थी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, कैवलरी यानी घुड़सवार सेना, वॉर एलिफेंट्स यानी युद्ध करने वाले हाथी और चैरियट्स रथे। नाउ सोशल कंडीशन मतलब अब हम सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम that is Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas and Sudras which formed the foundation of the society। मतलब उस समय सोसाइटी में वर्ना सिस्टम था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रास जो कि सोसाइटी के नींव थे यानी जिससे सोसाइटी बनी थी। द क्षत्रियाज वे आर कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण्स मतलब क्षत्रिय को ब्राह्मण से बेहतर माना जाता था। वैश्याज वे आर कॉल्ड गृहपतिज हु फॉलोड एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड मतलब वैश्यास को गृहपतिज कहा जाता था जो कि एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रेयरिंग करते थे और ट्रेड करते थे। द ड्यूटी ऑफ शूद्रास वाज टू सर्व द अदर 3 क्लासेस ऑफ द पीपल मतलब शूद्रास का कर्तव्य लोगों के तीनों वर्गों की सेवा करना था। द वर्ना वे आर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क मतलब वर्ना जन्म पर आधारित होते थे, काम पर नहीं। द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी मतलब परिवार समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता था। द वुमेन ऑक्युपाइड ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी मतलब समाज में औरतों का एक गौरवपूर्ण पद था। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है गौरवपूर्ण। दे स्टडीड वेदास एंड देयर एजुकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस मतलब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उनकी शिक्षा को महत्व दिया गया। देयर वेयर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वेयर कंसिडर्ड अनटचेबल्स शायद कुछ जनजातियां थी जिन्हें अनटचेबल्स अछूत माना जाता था। नाउ रिलीजन यानी अब हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। द रिजिडिटी ऑफ वर्ना सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल्स मेड द पीपल ड्राफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म मतलब वर्ना सिस्टम की कठोरता और उसकी सख्त रस्म और रिवाजों ने लोगों को ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से दूर कर दिया था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम as they discarded any type of casteism and rituals मतलब उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही लोकप्रिय हो गया क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार के जातिवाद और रस्म रिवाजों को त्याग दिया। नाउ इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थिति। द यूज ऑफ आयरन ब्रॉट ए रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध मतलब लोहे के इस्तेमाल से मगध के लोगों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। The main occupations of the people were cattle rearing and agriculture लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। The tiller was considered to be the owner of the land that he cultivated मतलब टीलर यानी खेत जोतने वाले को मालिक माना जाता था जिस खेत में वह खेती करता था। The land revenue was charged from 1/12 to 1/6 of the total produce of the year known as भाग शेयर मतलब साल के पूरे फसल का 1/12 से लेके 1/6 तक वसूला जाता था लैंड रेवेन्यू के तौर पर और इस लैंड रेवेन्यू को भाग कहते थे जिसका मतलब होता है शेयर। देयर मेन क्रॉप्स वेयर व्हीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन मतलब व्हीट, कॉटन, राइस और शुगर केन यानी ईख ये उनके मुख्य फसल थे। दे यूजुअली प्रोड्यूस्ड 3 क्रॉप्स इन ए ईयर मतलब वे लोग आमतौर पर एक साल में 3 फसलों का उत्पादन करते थे। देयर वेयर मेनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पोट्री एटसेट्रा और भी दूसरे व्यवसाय थे जैसे गहने बनाना, बुनाई करना, लकड़ी के सामान बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वेयर ऑल्सो वेल डेवलप्ड मतलब ट्रेड और क्राफ्ट ये भी अच्छी तरीके से विकसित थे। People of different vocations had their own organizations which were called guilds मतलब अलग अलग व्यवसाय के लोगों के अपने ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। Each guild had its own head known as श्रीनी मतलब हर गिल्ड में एक हेड होता था जो कि श्रीनी के नाम से जाना जाता था। The traders had to pay taxes to the king मतलब व्यापारियों को राजा को टैक्स देना पड़ता था। There was a well regulated money system मतलब एक अच्छा मनी सिस्टम भी था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड मतलब सिक्कों की शुरुआत से व्यापार के विकास में मदद मिली। द कॉइन्स वेयर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर मतलब सिक्के कॉपर और सिल्वर से बने होते थे।
द कॉइन्स वेयर नॉन एज पंच मार्क्ड, और सिक्के को पंच मार्क्ड के नाम से जाना जाता था। ये हैं कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स। दे वेयर पंच्ड विद द सिंबल्स ऑफ सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स एटसेट्रा। मतलब उन सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और पहाड़ों के सिंबल अंकित किए गए थे, छापे गए थे। मगध हैड ए वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब मगध में एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड, व्यापार अच्छी तरह से विकसित था, वेल डेवलप्ड था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स, पूर नगर्स एंड लार्ज टाउन्स, महानगर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर। मतलब इस पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण छोटे शहर जिसे पूर नगर कहा जाता था और बड़े शहर जिसे महानगर कहा जाता था, वो थे चंपा बिहार, राजगिरी बिहार, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट गोंडा इन यूपी, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद इन यूपी, वाराणसी यूपी, वैशाली बिहार, मिथिला बिहार एंड नेपाल बॉर्डर, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद इन यूपी, उज्जैनी एमपी एटसेट्रा। Some of the famous spots were Tamraparvu, श्रीलंका, सुप्रीक सोपारा, भृगु कच्चा ब्रोच एंड पटल। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉट्स थे, बंदरगाह थे। नाउ लास्ट टॉपिक इज मगध ए सक्सेसफुल एम्पायर। मगध एक सफल साम्राज्य। There were a number of reasons for the success of Magad, present day Bihar, like adventurous geographical position as Ganga and its tributaries provided a cheap means of transportation। मतलब मगध के सफल होने के कई कारण हैं, जैसे उनका जियोग्राफिकल पोजीशन, गंगा और उसकी सहायक नदियों के जरिए वो चीप ट्रांसपोर्ट करते थे, सस्ता ट्रांसपोर्ट करते थे। एग्रीकल्चर वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव। मतलब कृषि का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था। बिसाइड्स आयरन माइन्स वेयर इन अबाउंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स। Elephants, an important component of military, were found in the forest of the empire। मतलब लोहे की खदानों के अलावा जिससे भारी मात्रा में उपकरण और हथियार बनाया जाता था, हाथी जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मिलिट्री का, वो मगध एम्पायर के जंगलों में पाए जाते थे। It had two capitals, Rajgiri and Patliputra, headed by efficient and far-sighted rulers like Bimbisra and Ajatasattu। मतलब कुशल और दूरदर्शी शासक जैसे बिम्बिसरा और अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध एम्पायर के दो कैपिटल थे, राजगिरी और पाटलिपुत्र। एंड एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, efficient money system, harmonious social structure and well constructed bridges and roads made Magad first amongst the 16 Mahajanpads of that period। एक कुशल सेना और प्रशासन, कुशल मनी सिस्टम, संगत सामाजिक संरचना और अच्छी तरीके से विकसित ब्रिजेस और रोड्स, ये उस समय के 16 महाजनपदों में से मगध एम्पायर को प्रथम बनाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।